हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं दी नोबली कॉम्पिटिटिव क्लास बीटा में। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग मेहनत से कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बिहार में अभी जॉब की भरमार है। हम लोग देखते हैं कि अभी रेलवे से लोको पायलट का, जो कि लोको पायलट टेक्नीशियन, और अभी बिहार से जो कि बिहार इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी आ चुका है। वहीं बिहार में देखते हैं तो बिहार पुलिस का एग्जाम जो कि अभी मई जून में होने जाना है, मतलब इलेक्शन के बाद होगा। उसके बाद बिहार एसएससी, बहुत से एग्जाम हैं। यानी कि जो अच्छा तैयारी करेगा वह इस बार हमें लगता है कि एक साल में जरूर जॉब पा लेगा और वह अपने मकसद को पूरा करेगा। तो दोस्तों, अभी हमने पिछले क्लासों में जितने भी धार्मिक आंदोलन संप्रदाय के बारे में पढ़ा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैव धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म को देखा था। अब हम आगे के टॉपिक यानी कि आगे के टॉपिक मगध का उत्कर्ष हम लोग देखने जा रहे हैं और ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। और यह टॉपिक ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मगध का उत्कर्ष हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हर्यक वंश की स्थापना होती है, उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है, उसके बाद नंद वंश आता है, उसके बाद यूनानी सिकंदर भी हमारे देश पे आक्रमण करता है, उसके बाद चंद्रगुप्त यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। और मौर्य साम्राज्य जो कि एक छोटा सा जो मगध जो महाजनपद था, वह कैसे एक बड़ा साम्राज्य में विकसित होगा, जो कि आज के वर्तमान भारत से भी बड़ा एक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के द्वारा बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं मगध का उत्कर्ष। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि मगध के उत्कर्ष में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया। 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। और यह उल्लेख हमें बौद्ध धर्म की बुक अंगुत्तर निकाय में मिलता है। यह भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस बुक में मिला है, तो वह बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय बुक में मिलता है। और दोस्तों, हम देखते हैं कि यह 16 महाजनपद जो कि बाद में धीरे धीरे आपस में लड़ते हैं और धीरे धीरे कुछ महाजनपद द्वारा दूसरे महाजनपद द्वारा उसका अतिक्रमण कर लिया जाता है। और बाद में हम देखते हैं कि कुछ महाजनपद जो कि मजबूत हो जाते हैं। उस महाजनपद में मगध, अंग, बज्जी संघ, वहीं अवंती महाजनपद, कौशल, वत्स, ये सब और एक दो इत्यादि बड़े महाजनपद थे। और यहीं पे हम देखेंगे कि मगध वंश पे हर्यक वंश का स्थापना होता है और बिंबिसार के द्वारा अंग को मगध में मिला लिया जाता है। वहीं कौशल जो कि काशी महाजनपद को अपने में समाहित कर लेता है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं महाजनपद के बारे में, जानते हैं हम लोग मगध का उत्कर्ष देखते हैं। तो मगध का उत्कर्ष हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि उस समय हम देखते हैं कि मगध के उत्कर्ष में हमें सबसे पहले जानकारी मगध के बारे में जो कि यानी कि वेद में अथर्ववेद वेद में सबसे पहले हमें मगध का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में हमें मगध का सबसे सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि महाकाव्यों में, खासकर महाभारत में हमें यह उल्लेख मिलता है कि मगध महाजनपद में सबसे प्राचीन वंश था जिसका नाम हमें नहीं पता है, लेकिन उस प्राचीन वंश के जो कि राजा थे वह विद्यत थे। और इन्हीं के पुत्र जो कि जरासंध हुए। और जरासंध जो कि हम लोग जानते हैं कि महाभारत के एक पात्र थे और भीम और जरासंध के बीच में मल्ल युद्ध हुआ था, जिसमें भीम विजयी हुए थे। इतना जानकारी हमें महाभारत से मिलता है, लेकिन इस वंश का हमें कोई नाम नहीं पता होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इस वंश पे उसके बाद दोस्तों देखते हैं अब हम, यानी कि
मगध के उत्कर्ष में देखते हैं कि उस मगध का जो कि क्षेत्र, मगध का क्षेत्र काफी छोटा होता है। मगध का क्षेत्र काफी छोटा होता है और यह क्षेत्र जो कि यदि देखा जाए तो उत्तर के क्षेत्र में देखा जाए तो है गंगा नदी ही इसका मगध का सीमा था। वहीं देखते हैं कि गंगा नदी के उस पार यानी कि एक बज्जी संघ महाजनपद था। वहीं हम देखते हैं कि दक्षिण में यदि देखें तो इसका क्षेत्र विंध्य पर्वत तक ही सीमित था। वहीं यदि हम देखें तो यह पूर्व में चंपा जो कि अंग की राजधानी थी चंपा, और अंग वर्तमान में भागलपुर और दरभंगा का क्षेत्र है और इसकी जो कि पूर्वी सीमा चंपा तक ही थी। वहीं इसकी पश्चिमी सीमा देखें तो सोन नदी था। यानी कि मगध इतना छोटा साम्राज्य में, छोटा मतलब इसका महाजनपद एरिया था और मगध जो महाजनपद था अभी वर्तमान में पटना और गया जिला ये सब क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पीपीटी यानी कि पीडीएफ के अनुसार मगध का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। वही महाकाव्यों के अनुसार मगध की स्थापना विद्युत के द्वारा किया जाता है। वहीं विद्युत का पुत्र जरासंध हुए। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 544 ईसा पूर्व में उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि 544 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति जिनका नाम बिंबिसार होता है और वह मगध पे शासन करने लगते हैं। और उनके समय में यह देखा जाता है कि वो 544 ईस्वी में मगध पे शासन करते हैं और उन्होंने अपने वंश का नाम हर्यक वंश रखा। मतलब बिंबिसार ने अपने वंश का नाम हर्यक वंश रखा। वहीं हम देखते हैं कि हर्यक वंश में जिसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया जाता है, उसके बाद प्रमुख शासक में उनके पुत्र अजातशत्रु, फिर अजातशत्रु के पुत्र उदयन और हर्यक वंश के सबसे अंतिम जो राजा थे वह नागदशक थे। तो दोस्तों हमें याद करना है जो भी प्राचीन भारत में राजा महाराजाओं के जो हम पढ़ रहे हैं वंशावली, उसमें संस्थापक यानी कि प्रथम जो राजा थे उनका नाम याद रखना है और सबसे लास्ट जो होते हैं यानी कि जो अंतिम जो शासक होते हैं उनका भी नाम याद रखना है, क्योंकि इन दोनों से दो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है यानी कि उस वंश का संस्थापक और उस वंश का अंतिम शासक कौन था। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि बिंबिसार अपनी राजधानी जो कि राजगिरी या गिरिब्रज को रखता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बाद में इस हर्यक वंश की राजधानी पाटलिपुत्र आज का पटना भी होगा। तो उसके बाद अब आगे हम देखते हैं कि बिंबिसार जो कि 544 से 492 ईसा पूर्व तक राज्य करता है, शासन करता है। और इस वंश का एक और नाम पितृहंता वंश के नाम से भी जानता है, पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन वंश के राजाओं ने अपने पिता की हत्या कर खुद राजा बने थे, इसलिए इस वंश को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, जिनका नाम एक श्रेणी भी था और यह जैन साहित्य में वर्णित है। उसके बाद इनकी राजधानी जो राजगिरी हुआ वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो दोस्तों मगध की जो राजधानियां यानी कि राजगिरी और पाटलिपुत्र हुआ, यह प्राकृतिक रूप से भी काफी अच्छा और सुदृढ़ था, क्योंकि जहां राजगिरी जो था 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और उसके बाद जो खाली क्षेत्र थे उसे अजातशत्रु ने वहां पे किला का निर्माण करवा दिया यानी कि दीवार का निर्माण करवा दिया। वहीं देखा जाए कि पटना जो इनका जिला है, तो पाटलिपुत्रा जो राजधानी बनता है, यह भी चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। यदि हम देखेंगे तो उत्तर में जो कि गंगा नदी उत्तर से लेके दक्षिण तक उत्तर से लेके पश्चिम तक देखेंगे कि गंगा और सोन नदी के द्वारा घिरा हुआ है। वहीं यदि हम इधर देखेंगे दक्षिण में देखेंगे दोस्तों, तो दक्षिण में भी पुनपुन नदी से घिरा हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम देख रहे हैं कि 15 वर्ष की उम्र में राजा बने, ठीक ना, राजा बन गए और इनके शासन काल में मगध एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि अंग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, या फिर यह भी है कि यहां से क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध के समकालीन कौन से राजा थे। तो बुद्ध के समकालीन जो राजा थे वह
बिंबिसार थे, क्योंकि बुद्ध का जन्म भी 563 ईसा पूर्व हुआ था और यह भी जो कि 544 ईसा पूर्व में राजा बने थे। और इन्होंने क्या किया था कि जब भगवान बुद्ध को जब बीमार पड़ गए थे, जब बुद्ध जो बीमार पड़ गए थे, तो उनकी सेवा के लिए इन्होंने, बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि राजवैद्य जीवक को किसने भेजा, तो बिंबिसार ने भेजा था। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कार्य के लिए। कार्य में यदि देखा जाए तो कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेश नीति अपनाते थे अंग को। तो दोस्तों यहां देखने की बात है क्या है कि दोस्तों हम जानते हैं कि राजा अपना काम क्या करता है, राजा क्या करता है कि उसका कार्य क्या होता है कि या तो वह अपने प्रजा को सुख रखे और अपने क्षेत्र का विस्तार करे, या फिर अपने क्षेत्र को सही सलामत रखे। तो दोस्तों इन्होंने अपने क्षेत्र विस्तार के लिए 3 नीतियों का पालन किया। 3 नीतियों में देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने पहला नीति जो अपनाया वह युद्ध का नीति अपनाया। युद्ध का नीति अपनाया और इस युद्ध के नीति में क्या किया कि उन्होंने अंग राजा ब्रह्मदत्त, है ना, अंग राजा ब्रह्मदत्त को युद्ध में पराजित कर अंग को अपने शासन में मिला लिए और अपने क्षेत्र को, जो इनका क्षेत्र चंपा तक ही था, वह क्षेत्र अब इनका बंगाल तक सट गया। उसके बाद देखते हैं कि इन्होंने दूसरी नीति जो अपनाई, या विवाह की नीति अपनाई। अपने क्षेत्र को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए इन्होंने विवाह की नीति अपनाई, है ना, विवाह की नीति अपनाई। और इस विवाह की नीति में उन्होंने सबसे पहला शादी, 3 शादियां की। उन्होंने पहला शादी जो कि कौशल राजा, है ना, कौशल राजा की बेटी महाकोशला से उन्होंने शादी किया। कौशल राजा महाकोशला, जो कि कौशल राजा के पुत्र प्रसेनजीत थे, यानी कि प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से उन्होंने शादी किया। और इस शादी में उन्हें, यानी कि दहेज के रूप में उन्हें काशी जो प्रांत था उन्हें यह दहेज के रूप में मिल गया। यानी कि जो इनका उस समय का क्षेत्र सोन नदी तक सीमित था, गंगा नदी तक ही सीमित था, वह गंगा के उस पर यानी काशी तक इनका क्षेत्र फैल गया। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, है ना, उन्होंने दूसरी शादी क्या की दोस्तों की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से शादी करते हैं। और उसके बाद उन्होंने लिच्छवी यानी कि बज्जी संघ से भी अपना रिश्ता मजबूत बना लेते हैं। उसके बाद उन्होंने तीसरी शादी मद्र की राजकुमारी से भी इन्होंने शादी किया। यानी कि बिंबिसार 3 शादी करते हैं, कौशल राजा की महाबेटी महाकोशला के साथ, उसके बाद लिच्छवी की राजकुमारी चेलना के साथ, और तीसरी शादी मद्र राजकुमारी से शादी वे करते हैं। और उसके बाद अपने राज्य को सुदृढ़ मजबूत बनाते हैं। उसके बाद इन्होंने एक दोस्ती की भी नीति अपनाई। उन्होंने एक दोस्ती की नीति अपनाई। और इस दोस्ती की नीति के अंतर्गत उन्होंने उस समय का सबसे एक और जो मजबूत महाजनपद, अवंती महाजनपद, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, उन्होंने वहां के राजा चंद प्रदहोत जब पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे, यानी पीलिया रोग से ग्रसित हो गए थे, तो उन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को वहां भेजा उनकी सेवा के लिए, जिससे इनकी दोस्ती प्रगाढ़ होती है और यह समृद्ध हो जाते हैं, दोस्ती इनकी मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों यहां से भी यह क्वेश्चन बनता है कि राजा प्रदोत की सेवा के लिए जीवक को किसने भेजा था, तो वह बिंबिसार ने भेजा था। यहां भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछता है कि बिंबिसार ने कितनी शादियां की थी, उनकी रानियों की नाम क्या थे, तो महाकोशला। यह सब जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम इनके कार्य को देखें। अब हम दोस्तों कुछ पीडीएफ से देखते हैं। तो पीडीएफ में देखिए दोस्तों, यह लिखा हुआ है कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेश नीति था। साथ में क्या था, तो अंग को पराजित कर मगध में मिला लिया। और इसके शासक कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे। वही दोस्तों यह भी देखा जाता है कि अवंती राजा प्रदोत के बीमार होने पर
सहायता हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा। वहीं इन्होंने वैवाहिक संबंधों से राजनीतिक प्रतिष्ठा भी पाई और इस वैवाहिक संबंध में उन्होंने वैवाहिक संबंधों से राजनीतिक प्रतिष्ठा भी पाई। इसके अंतर्गत क्या किया कि कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से शादी वह करते हैं और उनके एवज में इन्हें दहेज में काशी प्रांत मिलता है। दोस्तों अभी आप लोगों ने यह समझ रहे हैं, कोई आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। उसके बाद वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से दूसरी शादी करते हैं। उसके बाद पंजाब के मध्य कुल की राजकुमारी क्षेमा से शादी करते हैं। यानी उनकी 3 रानियां थी और उनका नाम महाकोशला देवी, चेलना और क्षेमा, यह 3 उनकी महारानियां थी। दोस्तों यह क्वेश्चन कहीं पूछ देता है कि बिंबिसार की इसमें से कौन रानी नहीं थी, तो महाकोशला देवी, चेलना, क्षेमा, एक और कोई दूसरा दे सकता है। उसके बाद दोस्तों अब आगे इनके बारे में हम थोड़ा कुछ जानते हैं। अब दोस्तों यहां देखते हैं कि बिंबिसार की हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दिया जाता है और खुद अजातशत्रु राजा बन जाता है। अभी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो अपने पिता की हत्या कर खुद राजा बन रहे थे। उसके बाद देखिए हम लोग अजातशत्रु के कार्य को हम लोग देखते हैं। अजातशत्रु का एक उपनाम कुनिक भी था। तो अजातशत्रु को बारे में देखते हैं दोस्तों कि अजातशत्रु भी अपने पिता की तरह युद्ध की नीति अपना रहा था। और मगध के, हम यहाँ इसी के बारे में नहीं दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कि मगध के जितने भी राजा बने वे सभी बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, यानी अपने राज्य के विस्तार के लिए वह महत्वाकांक्षी थे। इसलिए मगध जो कि धीरे धीरे बढ़कर के पूरा राष्ट्र बनता है। तो इसमें हम देखते हैं कि अजातशत्रु का युद्ध जो कि किनके साथ होता है, तो प्रसेनजीत के साथ होता है। और हम पहले ही जान चुके हैं दोस्तों कि प्रसेनजीत जो कि कौशल के राजा होते हैं, उस समय कौशल के राजा बन जाते हैं। लेकिन होता है क्या दोस्तों कि बिंबिसार को काशी शादी, जब प्रसेनजीत की बहन कोशला से, महाकोशला से शादी करते हैं तो उन्हें दहेज के रूप में काशी मिलता है। लेकिन बाद में जब प्रसेनजीत खुद राजा बन जाता है तो वह काशी जो क्षेत्र था वह बिंबिसार से पुनः वह ले लेता है, ठीक ना, यानी कि किसी तरह से समझौते का ले लेता है। इस पर क्या होता है कि अजातशत्रु गुस्सा हो जाता है और अजातशत्रु कहता है कि ऐसा नहीं होगा। उन लोगों के बीच इसी के लिए क्या होता है, तो युद्ध होता है जिसमें प्रसेनजीत की हार होती है। और प्रसेनजीत की जब हार होती है तो इन्होंने क्या किया कि अपनी पुत्री वजीरा का शादी अजातशत्रु के साथ कर दिया। यदि हम एक तरह से देखा जाए, रिश्ते के अनुसार देखा जाए, तो प्रसेनजीत जो है अजातशत्रु का मामा लगेगा। क्या, तो मामा यानी कि मामू लगेगा। इसलिए इसने कहा कि लड़ाई झगड़ा से कोई बात नहीं बगना, और इससे शादी क्या करवा देता है, यानी कि अजातशत्रु से शादी अपनी पुत्री वजीरा का करवा देता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अजातशत्रु इसने एक और बड़ी दूसरी लड़ाई भी करता है। और यह क्या करता है कि अजातशत्रु अपने मित्र या फिर अपने मंत्री वस्कार की सहायता से बज्जी संघ, हम जानते हैं कि बज्जी संघ जो कि 8 राज्यों का गणराज होता है, उसमें क्या करता है, उन लोगों में बीच में फूट डलवा देता है। हम जानते हैं कि फूट डालो और शासन करो, यह बहुत पहले से चली आ रही है। वह उन लोगों के बीच फूट डलवा देता है और लिच्छवियों के साथ लड़ाई, युद्ध में विजय प्राप्त करता है। क्या करता है, तो लिच्छवियों के साथ युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है, लिच्छवियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। और इस युद्ध में अजातशत्रु ने क्या किया, तो हथियार का प्रयोग किया। और हथियार का प्रयोग में क्या हो गया, तो रथ मुसल, यानी कि रथ जो होते थे, रथ के चक्का में मुसल यानी गदा हुआ लगे हुए रहते हैं, जिस तरह से बाहुबली मूवी में दिखाया गया है। और वही महाशिला कंटक यानी कि एक यंत्र होता था जिससे बड़े बड़े पत्थर भीगे जाते थे, जिस तरह से बाहुबली मूवी में दिखाया गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग दोस्तों देखते हैं मगध का इतना उत्कर्ष या विस्तार होने के पीछे भी मुख्य कारण क्या थे कि मगध के क्षेत्र में, मगध के आसपास में लौह भंडार भी उचित मात्रा में था। जैसे इधर झारखंड क्षेत्र में लौह भंडार था, वही एमपी में भी था। वही इसके पास क्या था कि यह सोन और गंगा नदी के मैदान में आता था मगध क्षेत्र, और यहाँ पे
वो जो मैदान था काफी उर्वरा शक्ति वाली थी और यहाँ पे कृषि भी उन्नत हुआ करते थे। और इन सब कारण यहाँ के राजा जो थे बहुत महत्वाकांक्षी हुए और महत्वाकांक्षी के कारण यह काफी प्रगति किया मगध और बाद में राष्ट्र का निर्माण करता है। उसके बाद दोस्तों अब आगे हम देखते हैं। वही नहीं दोस्तों, इसमें एक और क्या होता है कि स्रोतों से पता चलता है कि जब इसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की थी तो लिच्छवियों के लिए इसने क्या किया था, यहाँ गंगा और सोन नदी के संगम पे यानी कि एक छावनी का निर्माण किया था ताकि उस छावनी पे अपना सेना को रख करके गंगा उस तरफ युद्ध किया जा सकते। और उस छावनी का नाम इसने पाटलीग्राम रखा था। और यही यह जो पाटलीग्राम छावनी था वही बाद में उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नाम दिया गया। पाटलिपुत्र नाम दिया गया और बाद में उदयन इसी को अपना राजधानी बना देता है, जिसका पाटलिपुत्र नाम दिया गया। तो दोस्तों यहां तक आप लोग अच्छे से समझे होंगे, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि बाद में काशी और वैशाली मगध के अंग बन गए। यानी कि पहले तो लिच्छवियों को जीता, लेकिन उसके बाद जो कि वैशाली यानी वज्जी संघ के सबसे जो कि मुख्य जो शासक थे वह लिच्छवी थे। उसके बाद इन्होंने वैशाली को भी मगध में मिला लिया और काशी को भी मिला लिया। अब दोस्तों यहाँ देखा जाए कि अजातशत्रु जो था वह जैन मत वाला था, लेकिन बाद में फिर से वह बौद्ध संप्रदाय का हो गया और इसके बौद्ध संप्रदाय का अनुयायी बना। और इसके समय काल में प्रथम बौद्ध संगति होती है। इसी के काल में एक बहुत बड़ी घटना हमेशा क्वेश्चन पूछता है, बौद्ध संगति जो कि 4 हुए और वह बौद्ध संगति के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। और उस बौद्ध संगति की सबसे प्रथम बौद्ध संगति जो कि 483 ईस्वा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति कहाँ होती है, तो सप्तपर्णी गुफा में राजगृह में होता है अजातशत्रु के ही शासनकाल में, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अजातशत्रु की हत्या जो कि उसके पुत्र उदयन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद उदयन राजा बनता है। तो उदयन में क्या बताया गया है कि पुराण और जैन ग्रंथों के सोर्स से पता चलता है कि उदयन गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्रा जिसका पुराना नाम कुसुमपुरा था, पाटलिपुत्र यानी जिसका पुराना जो नाम था कुसुमपुरा था, नगर बसाया। और हमने अभी हमने डिस्कस किया था कि अजातशत्रु ने वज्जी संघ यानी उससे युद्ध के लिए एक पाटलीग्राम की छावनी बनाया था। वही पाटलीग्राम वाला क्षेत्र जो कि उसको बाद में उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। वही यह जो अनुयायी था जैन मत का अनुयायी था, वही वह देखा जाता है दोस्तों। उसके बाद हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ और उस नागदशक को उसके अमात्य या मंत्री शिशुनाग ने उसे अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों यहां से भी यह क्वेश्चन बनता है कि हर्यक वंश में दोस्तों देखा जाता है कि हर्यक वंश की 3 राजधानियां, हर्यक वंश में क्या हुआ तो 2 राजधानियां बन गई। सबसे पहले देखा जाए तो गिरिब्रज है ना, गिरिब्रज या फिर राजगिरी जो कि राजधानी मगध की पहली राजधानी थी और यह बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में थी। वहीं उदयन के समय में देखा जाए तो उदयन के समय में राजधानी पाटलिपुत्र हो गई, यानी कि इसकी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र बन गया। वहीं यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि बिंबिसार जो था वह किस मत का अनुयायी था, तो वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि अजातशत्रु किस मत का अनुयायी था, तो वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन अजातशत्रु का पुत्र जो कि उदयन था वह जैन मत का अनुयायी था। तो दोस्तों यहां से एक और क्वेश्चन बन गया कि बिंबिसार यानी कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, बिंबिसार ने। और हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो वह नागदशक था। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों अब हम अगले वंश के बारे में यानी कि नाग वंश यानी कि शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ते हैं।
तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, मंत्री अमात्य शिशुनाग ने क्या किया कि अपने जो राजा नागदशक की हत्या यानी कि अपदस्थ कर खुद राजा बन गया और शिशुनाग वंश की स्थापना की मगध पे। शिशुनाग वंश जो कि 412 ईस्वी में उस अपनी शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो इसमें हमें दोस्तों पढ़ना क्या है कि छोटा सा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। इसमें इसने क्या किया कि संस्थापक, इसके क्वेश्चन यहां से पूछता है कि नागवंश या शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो शिशुनाग थे। वहीं इन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी, जो कि राजधानी उदयन के समय में पाटलिपुत्र राजधानी बन गई थी, यानी कि नागदशक के समय में भी राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसे क्या किया कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, यानी कि पुनः यहाँ किया हुआ कि राजधानी चेंज हुआ, पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली हुआ। तो यहाँ से यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि वैशाली को राजधानी किसने बनाया, तो वह शिशुनाग ने बनाया था। इसका मुख्य कार्य क्या था, यह भी जो कि बहुत ही साम्राज्यवादी नीति अपनाया, शिशुनाग ने भी साम्राज्यवादी नीति अपनाया और उस समय यानी कि जो अभी मजबूत एक महाजनपद था अवंती, उसे इसने मगध में मिला लिया, यानी कि अवंती के राजा को हराकर मगध में मिला लिया। वहीं वत्स को भी इसने अपने राजधानी में मिला लिया। तो क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कि अवंती तथा वत्स को मगध में किसने मिलाया, तो हुआ शिशुनाग था। अंग को किसने अपने मगध में मिलाया, तो उसे बिंबिसार ने मिला लिया। वहीं काशी और बजी संघ यानी वैशाली को मगध में किसने मिलाया, तो वह अजात शत्रु ने मिलाया। उसके बाद अवंती और वत्स को किसने मगध में मिलाया, तो वह शिशुनाग था। उसके बाद देखते हैं यहाँ की हम लोग देखते हैं, मतलब इसका जो मगध का क्षेत्र जो अब है वह बंगाल से मालवा तक फैल गया। इसके मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र कालाशोक राजा बनता है। और कालाशोक के लिए कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। कालाशोक के समय में एक मुख्य घटना हुई थी कि बौद्ध धर्म की दूसरी संगति कालाशोक के शासन काल में हुआ था, और वह संगति वैशाली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो कि सबाकामी थे। तो आइए दोस्तों हम लोग कुछ पीडीएफ को देखते हैं। तो पीडीएफ में देखिए क्या बताया गया कालाशोक के बारे में, राजधानी इसकी पाटलिपुत्र। यहाँ फिर क्या चेंज होता है कि राजधानी जो कि कालाशोक के पिता शिशुनाग राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली लेके चले गए थे, वहीं फिर उनके पुत्र कालाशोक के द्वारा वैशाली से उनकी राजधानी पाटलिपुत्र लाया गया। वहीं इसके समय में जो कि दूसरा बौद्ध संगति होता है और यह आयोजन वैशाली में होता है। वहीं इस वंश का अंतिम जो शासकत्व है होता है वह नंदीवर्धन होता है। और इसके बाद जाना जाता है दोस्तों कि इसके बाद मगध पे नंद वंश का शासन होता है, स्थापना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि नंद वंश। हम लोग जानते हैं कि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के द्वारा स्थापना नंद वंश की किया जाते हैं। और महापद्म नंद जो थे वह भी एक शक्तिशाली राजा थे, वह भी उनकी भी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी। महत्वाकांक्षा उन्होंने यहाँ तक की मानता है कि उन्होंने कालिंग को भी विजय अपने राज्य में मिला लिया था, और वहां से कालिंग विजय के रूप में वहां से एक जिन की मूर्ति उठाकर मगध लाए थे। वहीं यह जाना जाता है दोस्तों कि महापद्म पद के जीवन के बारे में जाना जाता है कि उन्हें पुराण में कलिंग, उन्हें पुराण में बताया गया है। यह क्या है, तो कलिंग कौशल पर विजय प्राप्त करता है। यानी कि हम लोग देखिए दोस्तों जो कलिंग और कौशल बजा तो वह भी क्या है महापद्म नंद के द्वारा विजय प्राप्त कर लिया जाता है। उसके बाद पुराण में बताया गया है कि इसके संस्थापक महापद्म नंद जो है एक शूद्र थे, यानी कि नीचे कुल के थे। वहीं इनका एक बताया गया है, पुराण में बताया गया था यह सर्व क्षत्रांतक थे, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। वहीं इनका एक और नाम भागर्व के नाम से जाना जाता है, यानी कि दूसरे परशुराम कहा गया है।
वहीं कलिंग पर विजय प्राप्त करने के उत्साह में जिन की मूर्ति वहां से उठा लाए थे। वहीं महापद्मनंद ने कुछ उपाधियां ग्रहण की थी, एक राट एवं एक छत्र की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। वही जाना जाता है कि महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, उसी में से एक पुत्र घनानंद जो कि बहुत ही अत्याचारी और क्रूर शासक था। वह जनता की भलाई के लिए काम नहीं करता था, बल्कि जनता पे ही बहुत ज्यादा जनता से टैक्स वसूलता था, और वह एक लोभी किस्म का राजा था, जिससे उनसे जनता हमेशा नाराज रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को युद्ध में पराजित कर या उसे मारकर फिर मगध पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो इसमें दोस्तों एक कहानी यह है कि एक कहानी में बताया जाता है कि चाणक्य जो थे वह मगध में ही एक विशिष्ट पद पे बने हुए थे, जो कि घनानंद के द्वारा उन्हें तिरस्कार किया गया था और बेइज्जत करके उसे मगध से निकाल दिया गया था, जिससे चाणक्य जो थे काफी रुष्ट होते हैं और उन्होंने वहां शपथ लेते हैं कि हम तुम्हारे वंश का नाश कर देंगे। वहीं एक कहानी में यही बताया जाता है दोस्तों कि चाणक्य जो कि उस समय तक्षशिला के राजा थे और तक्षशिला के गुरु थे। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था उसमें वह गुरु थे, और उसी समय जब सिकंदर भारत पे अटैक करता है तो वह भारत को यानी कि बचाने के लिए, भारतवर्ष को बचाने के लिए उस समय के सबसे बड़े राज मगध में आते हैं और घनानंद से मदद मांगना चाहते हैं, लेकिन घनानंद उन्हें तिरस्कार और बेइज्जत करके वहां से भगा देता है, जिससे वहां भी वह रुष्ट हो जाते हैं और इस वंश का नाश करने के लिए दूसरे राजा की तलाश करने लगते हैं। और उन्हें अपना एक शिष्य, एक चंद्रगुप्त उन्हें रास्ते में मिल जाता है, जिससे वे अपना शिष्य बना लेते हैं और उसे प्रशिक्षित कर खुद घनानंद के विपरीत खड़ा कर देते हैं। यह उनकी एक कहानी है दोस्तों। तो आइए हम आगे देखते हैं। यह है तो 8 पुत्र क्या था? घनानंद, जिसका अंतिम शासक नंद वंश का था। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह घनानंद था। वहीं नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह महापद्मनंद के द्वारा की गई थी। अभी हम लोगों ने पहले ही बताया था कि प्राचीन हिस्ट्री में संस्थापक और अंतिम राजा का नाम याद रखना है। दोस्तों यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर का समकालीन कौन था? तो सिकंदर का समकालीन घनानंद था, क्योंकि सिकंदर को हम जानते हैं कि 326 ईसा पूर्व में भारत आया था, 325 ईसा पूर्व में भारत आया था। सॉरी दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में। उसके बाद 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक अलग से वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, उसका अशोक जो कि शिलालेख के द्वारा अपने नागरिकों को अपने कामों की चर्चा करते थे, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा हम विस्तृत बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ हम एक और टॉपिक जो कि हम पढ़ लेते हैं, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। जो हमारा प्राचीन भारत था उस पर विदेशी आक्रमण के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पारसियों यानी ईरानियों के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हमला ईरानियों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हमारे भारत पर यूनानी आते हैं। यूनानी के बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हिंद यूनानी, है ना, हिंद यूनानी आते हैं। उसके बाद शक, हुन, उसके बाद इस्लाम, उसके बाद फिर पुर्तगीज, फिर अंग्रेज, यह सब हमारे देश पर हमला करते हैं और यहाँ शासन करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले प्राचीन भारत पे जो कि हमला कौन करता है? तो हखमनी वंश है। हखमनी वंश का शासक जो कि ईरानी था यानी कि फारसी, वह क्या करता है? तो हमला करता है। हखमनी वंश का शासक साइरस द्वितीय जो कि भारत पर हमला करता है, लेकिन वह असफल होता है। लेकिन उसी वंश का दूसरा राजा जो कि दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के नाम से जाना जाता है, वह भारत पे आक्रमण करता है। वह सफल होता है और वह भारत के पश्चिम जो कि
उत्तर और पश्चिम के जो प्रांत हैं, उत्तर और पश्चिम में जो प्रांत हैं, उस पे विजय प्राप्त करता है, भारत पर सफल आक्रमण करता है। गंधार को 516 ईस्वी में जीतकर फारसी साम्राज्य में मिला लेता है। तो यहां से दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि भारत पे सबसे पहला सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। इसमें हमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वहीं भारत का पश्चिमोत्तर भाग दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत बना, और यह हमें कहाँ मिलता प्राप्त होता है? तो यह हमें हेरोडोटस से मिलता है। हेरोडोटस के बुक जो है हिस्टोरिका, उससे हमें प्राप्त होता है। वहीं उसके पुत्र फिर छरयास, जो जर्क्सिस से नाम जाना जाता है, दारा का जो पुत्र होता था, अपनी फौज में भारतीयों को शामिल करता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब कोई हमारे राज्य में, हमारे देश में कोई आकर रहेगा तो उससे हमें कुछ सीखने की, जो हम उससे कुछ सीखते हैं या फिर वो हमसे सीखता है। तो जब वहां से हकमनी वंश यानी ईरानी जब भारत में आते हैं तो वह क्या है कि भारत में खरोष्टी लिपि का विकास करता है। हम जानते हैं कि खरोष्टी लिपि क्या होता है। खरोष्टी लिपि जो कि जैसे कि हम जो कि बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन खरोष्टी लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है। तो यदि कोई दोस्तों पूछे कि खरोष्टी लिपि का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो वह ईरानियों के द्वारा किया गया है, पारसियों के द्वारा किया गया है। वहीं इसके द्वारा घंटा के आकार का गुंबज, यह जो कि ईरानी प्रतिरूप आधारित है, जो कि हम लोग देखते हैं कभी भी यह गुंबज बना होता है घंटा के आकार के मस्जिद में, वह ईरानी का ही प्रतिरूप है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यूनानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण में देखते हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहले सिकंदर के द्वारा भारत पे आक्रमण किया जाता है, जिसे अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। और सिकंदर जो कि मकदूनिया का शासक होता है। सिकंदर कौन होता है तो उसकी आइए सामान्य परिचय रखते हैं। तो सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय जो कि मकदूनिया का शासक हुआ। उसके बाद फिलिप की मृत्यु के बाद जब सिकंदर 329 ईस्वी में वहां का शासक बनता है, मकदूनिया का शासक बनता है, तो उसका एक सपना होता है कि हम पूरे विश्व पे यानी कि पूरे विश्व पे विजय प्राप्त करें, यानी कि विश्व विजय कराएं, ठीक ना। और उसके लिए उसने क्या किया कि सबसे पहले वहां से विजय पटाखा शुरू करता है, और तुर्की जो कि एशिया माइनर, तुर्की, इराक, ईरान होते हुए सभी पे कब्जा यानी कि अपना विजय फतह करते हुए वह ईरान होते हुए अफगानिस्तान, काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रा से होते हुए भारत यानी कि तक्षशिला में प्रवेश करता है। और उस समय तक्षशिला के जो राजा आम्बी होते हैं, वह उनका नाम सुनते ही घुटना टेक देता है और वह उसके समर्पण कर देता है, यानी कि आम्बी उसका समर्पण कर देता है। लेकिन जैसे ही सिकंदर आगे बढ़ता है, वह सिकंदर आगे बढ़ता है तो झेलम के निकट जैसे ही आगे बढ़ता है, झेलम और झेलम के बीच में, चिनाव नदी और झेलम नदी के बीच में एक पुरु राज्य हुआ करता था, और उसके राजा जो कि पोरस थे, उसने घुटना टेकने से मना कर दिया, और सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम हाइडेस्पेज का युद्ध या फिर झेलम बितास्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसमें हालांकि पोरस की हार होती है, लेकिन सिकंदर जो कि उससे काफी प्रभावित और खुश होता है, और सिकंदर पोरस के राज्य को लौटा देता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। तो दोस्तों यह उसकी कहानी थी, जो आप लोगों के दिमाग में कुछ फिट हो गया होगा। तो आइए उस कहानी को हम पीडीएफ के रूप में देख लेते हैं। तो सिकंदर जो कि 329 बीसी में शासक बना। वहीं इसके गुरु, एक आप लोग याद रखेंगे हमेशा कि सिकंदर का गुरु जो कि अरस्तु, एक बहुत बड़े दार्शनिक होते हैं, ठीक ना। इनका सेनापति जो था कौन? सेल्यूकस निकेटर, जो कि इनके सेनापति थे, और वहीं निरियाकस जल सेनापति था, और सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति था। हमेशा यह क्वेश्चन पूछता है कि सेल्यूकस निकेटर और निरियाकस कौन था, तो उनके सेनापति थे। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि सिकंदर 326 ईसा में, जो कि सिकंदर 326 बीसी में ईसापुर में बल्ख है, बैक्ट्रिया, वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र, ठीक ना, वर्तमान क्षेत्र में को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा पार कर भारत पहुंचा। अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि किस दर्रा जो कि दो पहाड़ों के बीच का रास्ता होता है। तो यहाँ क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कि सिकंदर किस दर्रा से भारत आया था, तो वह खैबर दर्रा को आया था। खैबर दर्रा को पार कर भारत पहुंचा। तक्षशिला पहुंचता है सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि हमारी जो कि सबसे उत्तरी और पश्चिमी जो कि भारत का सीमा है जो कि है वह तक्षशिला था। और तक्षशिला जैसे ही हम वहां से निकलेंगे तो हमें एक सिंधु नदी जो कि सिंधु नदी निकलती है, और सिंधु नदी में इस तरह से नदियों का मिलान होता है, यानी कि एक जो अफगानिस्तान की काबुल नदी है या क्या है, तो काबुल नदी है वह सिंधु में मिलती है। वहीं इन नदियों का नाम होता है जेसीबी के नाम से भी फुल शॉर्ट में जान सकते हैं। जेसीबी यानी कि झेलम, चिनाब और ब्यास। तो जैसे ही क्या होता है आता है वहां से, तो झेलम नदी के पास में वह क्या मिल जाता है उन्हें, झेलम चिनाब के मध्यवर्ती में क्या मिल जाता है, तो पोरस से भिड़ंत होती है, जिसे हाइडेस्पिज या फिर झेलम बितास्ता का युद्ध के नाम से जानते हैं। यह काफी बार दोस्तों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ चुका है कि हाइडेस्पिज का युद्ध या झेलम बितास्ता का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो यह सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। इसके बाद दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां बताया गया है कि सिकंदर जो कि पोरस के साथ युद्ध में जीत जाता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है, उसके बाद जब वह आगे बढ़ता है, यानी कि वह पूरब की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तो वह ब्यास नदी के पश्चिमी तट पे पहुंचता है, और वहां पे उसकी सिकंदर के सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। इसका कारण यह था कि एक तो सिकंदर की जो सेना थी लगातार युद्ध लड़ते लड़ते थक गई थी, और यहाँ एक और दूसरा भी कारण था कि सिकंदर के सेनाओं के बीच यह अफवाह उड़ गई कि यदि यह भारत का जो कि सबसे पश्चिमी भाग जो था, यानी उत्तरी पश्चिमी भाग में एक छोटा सा जो राज्य पुरु था, वह इतना बड़ा युद्ध कर सकता है, और यह भारत में और बड़े बड़े जो राज्य थे यानी कि मगध, यदि उसके साथ हमारी भिड़ंत होगी तो हम हार जाएंगे, और हार जाएंगे तो हमें मृत्यु प्राप्त होगा, और मृत्यु प्राप्त होगा तो हम अपने घर तक भी सुरक्षित नहीं पहुंच पाएंगे। इस डर से भी वह क्या है कि ब्यास नदी को पार करने से मना कर देता है, और वहीं से सिकंदर ब्यास नदी के पश्चिमी छोर से वह वापस लौट जाता है। और उसी दौरान वापस लौटने के दौरान बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन जो कि इराक में एक क्षेत्र है, वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पीडीएफ में भी यह लिखा हुआ है कि वह सिकंदर 19 महीने क्या है तो भारत में रहता है। 19 महीना जो कि भारत में करीब रहता है। रहने के पश्चात सिकंदर की सेना ब्यास नदी के पश्चिमी तक पहुंचकर ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। वहीं सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप जिनका नाम सेल्यूकस निकेटर भी है, इन्हें फिलिप के नाम से भी जाना जाता है, सेल्यूकस निकेटर के नाम से भी जाना जाता है, वो सौंपकर 325 ईसा पूर्व में लौट जाते हैं। और उसके बाद 323 ईस्वी में जब बेबीलोन पहुंचते हैं तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में 33 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो आइए इसके बाद अब आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां हम लोग देखते हैं कि जब सिकंदर जब यहाँ जाता है तो भारत में दो नगरों की स्थापना करता है। एक सबसे पहला जो नगर जो था वह निकाया नाम के जाना जाता है, और दूसरा बहुकेफला। तो उसने निकाया जो यह नगर बसाया था वह अपने भारत पर विजय के उपलक्ष्य में यह नगर बसाया था। वहीं बहुकेफला जो नगर बसाया था वह अपने प्रिय घोड़ा के नाम पर बसाया था, क्योंकि उसके प्रिय घोड़े का नाम बहुकेफला था। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखने की बात होती है कि जब एक क्वेश्चन से हमेशा पूछता है, और हमने इसलिए यहाँ पे दे दिया है कि पूछता है कि सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे वह कौन थे। तो वह लेखक कौन थे? निर्याकस, अंचिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे। इससे क्वेश्चंस हम देखें कितने बार पूछ चुका है, या क्वेश्चन कितना पूछ सकता है कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन नहीं थे। तो कौन नहीं थे में क्या पूछेंगे, इन तीनों का नाम उसमें रहेगा, और एक कोई और दूसरा लेखक का नाम रहेगा उसमें। इसलिए आप लोग इन तीनों का नाम निर्याकस, अंचिक्रेटस और अरिस्टोबुलस याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब यूनानी जब भारत में आते हैं और भारत में रहने लगते हैं तो इनके द्वारा भी भारत में कुछ प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत का प्रभाव, भारतीयों ने यूनानी से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला ग्रहण किया। छत्र प्रणाली मतलब कि
किसी राजा के अंतर्गत राजा के प्रांत पे उसका अधिकारी जो होता है उसे छत्रप कहा जाता है, यानी कि आज का राज्यपाल या प्रांतपति कह सकते हैं। वहीं इन्होंने मुद्रा निर्माण की कला ग्रहण किया, क्योंकि भारत में सबसे पहले जब यूनानी जब आते हैं तो इन्होंने ही भारत में मुद्रा प्रणाली की सीख दी, क्योंकि उसके पहले हम लोग मुद्रा प्रणाली नहीं जानते थे। हम लोग पंचमार्ग या आहत सिक्के जानते थे, यानी कि धातु का जो छोटा टुकड़ा होता था उसे आहत यानी पंचमार्ग मार्क बना करके वही हम लोग सिक्का यूज करते थे। लेकिन मुद्रा निर्माण यहाँ से शुरू होते हैं। उसका उल्लुक शैली के सिक्के भी मिलते हैं। उल्लुक शैली जैसे कि वहां पे उल्लू का जो चित्र होता है वही उल्लुक शैली इनके सिक्के थे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं गंधार शैली। यूनानियों के द्वारा गंधार शैली कला का विकास होता है। गंधार शैली का एक और नाम हिंद यूनानी भी है, यानी कि मतलब हिंदुस्तान और यूनान दोनों का मिक्स मिश्रण उसे गंधार शैली हो जाता है। और हम जानते हैं गंधार शैली में सबसे ज्यादा गांधार शैली में बौद्ध धर्म की यानी कि बुद्ध की सबसे पहली प्रतिमा गांधार शैली में ही बनी थी। उसके बाद निर्याकस को दोस्तों यहाँ एक और तथ्य के बारे में बता दिए कि निर्याकस जो कि उनका जल सेनापति था, उस सिकंदर ने निर्याकस को सिंधु नदी मुहाने से फरात नदी तक समुद्र तट का पता लगाने के लिए और बंदरगाह का पता लगाने के लिए भेजा था। तो एक क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि सिकंदर ने अपने किस सेनापति को बंदरगाह पता लगाने के लिए भेजा था, तो वह निर्याकस था। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हर्यक वंश, उसके बाद नागवंश और नंद वंश के बारे में पढ़ा। उसके साथ ही हम लोगों ने विदेशियों का आक्रमण यानी ईरानी और यूनानी विदेशियों का आक्रमण के बारे में भी पढ़ा। तो दोस्तों इसे आप अच्छे से वीडियो को देखें और इसे अपना एक छोटा छोटा नोट्स भी बना सकते हैं। और दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो कि वीडियो और हमारा जो कि कोचिंग संस्था ऑफलाइन भी है, और वह जो कि बिहटा में दी नोबली कॉम्पिटिटिव क्लास के नाम से जाना जाता है, और यह बिहटा गुलटेरा बाजार में स्थित है। तो यदि आप लोग ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे संस्था में पहुंचकर वहां जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।